नमस्कार नीट एस्पिरेंट्स। आज हम लोग मिलकर बायोलॉजी के पहले यूनिट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड को एकदम मास्टर करने वाले हैं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को ऐसे डिकोड करेंगे ना कि इस यूनिट से कोई भी सवाल आ जाए वो गलत हो ही नहीं सकता। देखिए, ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये तो पूरी बायोलॉजी की फाउंडेशन है, उसकी नींव है। तो चलिए इस नींव को मिलकर एकदम सॉलिड बनाते हैं। चलिए अपनी तैयारी की शुरुआत करते हैं इस एक नंबर से। 1.7 से 1.8 मिलियन यानी करीब करीब 17 से 18 लाख। जानते हैं ये क्या है? ये वो संख्या है जितनी स्पीशीज आज तक हम पहचान और डिस्क्राइब कर पाए हैं। जरा सोचिए, हमारी पृथ्वी पर लाइफ की डाइवर्सिटी कितनी ज्यादा है, और बस इसी विशाल संख्या को समझना और ऑर्गेनाइज करना ही इस पूरे यूनिट का मेन मकसद है। तो सवाल ये उठता है कि साइंटिस्ट इस बायोलॉजिकल केओस को, इस भारी भरकम डाइवर्सिटी को मैनेज कैसे करते हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, एक नीट एस्पिरेंट के तौर पर इस पर पकड़ कैसे बनाई जाए? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्लान है। हम एनसीईआरटी के फ्रेमवर्क को पकड़कर चलेंगे और इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे फंडामेंटल सवाल से ही शुरू करते हैं। व्हाट इज लिविंग? आखिर सजीव है क्या? और यहीं पर आता है नीट का एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक, डिफाइनिंग फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बीच का फर्क। याद रखिए, डिफाइनिंग फीचर वो है जिसमें कोई एक्सेप्शन न हो, बिल्कुल भी नहीं, और जो किसी भी नॉन लिविंग चीज में कभी न मिले। इस स्लाइड को तो 5 स्टार मार्क कर लीजिए, मतलब यहां से सवाल आना पक्का है। अब देखिए, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं मानते? भाई क्यों नहीं? सीधा सा जवाब है क्योंकि इनके एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं। ग्रोथ को ही ले लीजिए, अरे नॉन लिविंग चीजें भी तो ग्रो करती हैं, है ना? जैसे रेत का टीला, हवा से और रेत जमा होती है, वो बड़ा हो जाता है। ये है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है वो है इंट्रिंसिक, मतलब अंदर से ग्रोथ। फर्क है। और रिप्रोडक्शन का क्या? म्यूल्स, खच्चर, स्टेराइल वर्कर बीज या इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये सब लिविंग तो है, जिंदा तो है, पर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो हो गए ना एक्सेप्शन। बस इन्हीं एक्सेप्शंस की वजह से ये दोनों डिफाइनिंग फीचर्स की लिस्ट से बाहर हो गए। ये सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। लेकिन मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, इनका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये तीनों मिलेंगे ही मिलेंगे, पीरियड। तो हमारा पहला डिफाइनिंग फीचर है मेटाबॉलिज्म, यानी उपापचय। ये क्या है? ये हमारे शरीर में होने वाली हजारों केमिकल रिएक्शंस का सम टोटल है। इसमें एनाबॉलिज्म भी है, जहां मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और कैटाबॉलिज्म भी, जहां मॉलिक्यूल्स टूटते हैं। एनसीईआरटी में एक बहुत ही जबरदस्त लाइन लिखी है, ध्यान से सुनिएगा। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। इसका मतलब ये है कि टेस्ट ट्यूब में होने वाली रिएक्शन एक लिविंग रिएक्शन तो है, पर वो टेस्ट ट्यूब खुद एक लिविंग थिंग नहीं है। इसीलिए मेटाबॉलिज्म एज अ होल लाइफ का एक डिफाइनिंग फीचर है। और अब आते हैं सबसे ऑब्वियस लेकिन टेक्निकली सबसे कॉम्प्लिकेटेड फीचर पर, कॉन्शियसनेस, यानी चेतना। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करना और उस पर रिस्पॉन्ड करना, यही तो चेतना है। एक छोटे से प्रोकैरियोट से लेकर हम इंसानों तक हर लिविंग बीइंग कॉन्शियस है। लेकिन यहाँ नीट एक ट्रैप सेट करता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस यानी खुद के बारे में जागरूक होना, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस का गुण है। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। Consciousness is a defining property of all living organisms, but self-consciousness is not. ठीक है, तो जब हमने ये समझ लिया कि लिविंग क्या है, तो अब उन 1.8 मिलियन स्पीशीज को ऑर्गेनाइज करने की बारी आती है। इसके लिए हमें एक सिस्टम चाहिए, और वो सिस्टम है टैक्सोनॉमी। इसमें हम 2 बहुत ज़रूरी चीज़ें सीखेंगे। पहला, जीवों को नाम कैसे देते हैं, यानी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, और दूसरा, उन्हें ग्रुप कैसे करते हैं, यानी टैक्सोनॉमिक हिरार्की। कैरोलस लिनियस के दिए हुए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के ये रूल्स तो बिल्कुल फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। देखिए, पहला नाम जीनस का, दूसरा स्पीशीज का। भाषा कौन सी होगी? लैटिन। अगर प्रिंट कर रहे हैं तो इटैलिक्स में, और अगर हाथ से लिख रहे हैं तो जीनस और स्पीशीज को सेपरेटली अंडरलाइन करना है, एक साथ नहीं। जीनस का पहला लेटर कैपिटल, स्पीशीज का स्मॉल। और आखिर में ये जो लिन लिखा है वो लिनियस को दर्शाता है, यानी उस साइंटिस्ट का नाम जिसने इसे डिस्क्राइब किया था।
ये छोटी छोटी डिटेल्स ही नीट में मार्क्स दिलाती हैं। ठीक है, तो अब इन 18 लाख स्पीशीज को ग्रुप्स में अरेंज भी तो करना है। कैसे करेंगे? इसके लिए हमारे पास है 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, और सबसे जरूरी बात, इनका सीक्वेंस ऑर्डर एकदम सही होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो इसे याद रखने के लिए एक जबरदस्त फेमस निमोनिक है जो सच में एक लाइफ सेवर है। कीप पोडियम क्लीन और फैम गेट सिक। के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, हाँ एनिमल्स के लिए फाइलम और प्लांट्स के लिए डिविजन, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, F फॉर फैमिली, G फॉर जीनस और S फॉर स्पीशीज। बस मेरे साथ 2-3 बार बोलिए, ये दिमाग में छप जाएगा। ये एक लाइन टैक्सोनॉमिक हायरार्की का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, उसका सार है। जैसे जैसे हम हायरार्की में नीचे से ऊपर जाते हैं, यानी स्पीशीज से किंगडम की तरफ, ऑर्गेनिजम्स के बीच कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाते हैं। सीधी सी बात है, 2 ऑर्गेनिज्म जो एक ही स्पीशीज के हैं उनमें सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी होगी। लेकिन 2 ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही किंगडम के हैं, जैसे मान लीजिए एक अमीबा और एक हाथी, उनमें सिमिलैरिटीज बहुत ही कम हो जाएंगी। हायरार्की ऊपर जाते हुए और जनरल होती जाती है। और ये आ गई एनसीईआरटी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल। यहाँ से डायरेक्ट मैच द कॉलम क्वेश्चंस आते हैं। इससे रटने की बजाय पैटर्न्स को समझिए। ध्यान से देखिए, मैन की फैमिली है होमिनिडे और हाउसफ्लाई की म्यूसिडे। एनिमल्स में फैमिली के आखिर में अक्सर आइडे लगता है। वही मैंगो की फैमिली है एनाकार्डेसी और वीट की पोएसी। प्लांट्स में फैमिली के आखिर में असे लगता है। ये छोटे छोटे क्लूज एग्जाम हॉल में ऑप्शंस एलिमिनेट करने में बहुत मदद करते हैं। मेरी सलाह है, इस टेबल को अपने स्टडी रूम में चिपका लीजिए। तो अब तक हमने नेमिंग और रैंकिंग सीख ली। अब हम लाइफ के ग्रैंड क्लासिफिकेशन को देखेंगे, जिसे 1969 में R.H. विटेकर ने दिया था, द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये सिस्टम लाइफ को 5 मेन ग्रुप्स में बांटता है, और यही हमारे अगले चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बेस भी है। तो ये हैं वो 5 किंगडम। सबसे पहले मोनेरा, जिसमें दुनिया के सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं। फिर है प्रोटिस्टा, जिसमें यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स आते हैं, और ये किंगडम प्लांटे, फंगाई और एनिमल्स के बीच एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है। फिर आता है फंगाई, जो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं और जिनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। उसके बाद प्लांटे, यानी हमारे ऑटोट्रॉफिक प्रोड्यूसर्स, और आखिर में एनिमेलिया, यानी हेटेरोट्रॉफिक कंज्यूमर्स। हर किंगडम की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है, जिससे हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। चलिए अब किंगडम प्लांटे में एक डीप डाइव करते हैं। ये किंगडम पानी में रहने वाले सिंपल एल्गी से लेकर जमीन पर डोमिनेट करने वाले फ्लावरिंग प्लांट्स तक फैला हुआ है। हम इनके मेन ग्रुप्स और एवोल्यूशनरी ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे। प्लांट किंगडम का एवोल्यूशन इसी सीक्वेंस में हुआ है। सबसे पहले आए एल्गे, जिनकी बॉडी थैलस लाइक होती है, मतलब अनडिफरेंशिएटेड। फिर आए ब्रायोफाइट्स, जिन्हें हम एम्फिबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। उसके बाद आए टेरिडोफाइट्स। ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे, जिनमें वैस्कुलर टिश्यूज यानी जाइलम और फ्लोएम थे। फिर आए बीज वाले प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स, जिनके सीड्स नेकेड होते हैं। और सबसे एडवांस्ड एंजियोस्पर्म्स, यानी हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट लाइफ साइकिल्स नीट के लिए एक ट्रिकी टॉपिक हो सकता है, पर चलिए इसे सिंपल बनाते हैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में प्लांट की मेन डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज हैप्लॉइड गेमीटोफाइट होती है। ज्यादातर एल्गे में ऐसा ही होता है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में डोमिनेंट फेज डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होती है, जैसा कि जाइम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स और हम ह्यूमंस में भी होता है। इनके बीच में एक हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी होती है, जो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में मिलती हैं, जहां दोनों फेजेस मल्टीसेल्युलर होती हैं। प्लांट्स की बाद अब बारी है सबसे डाइवर्स किंगडम की, किंगडम एनिमैलिया। यहाँ हम ये देखेंगे कि आखिर वो कौन से फंडामेंटल फीचर्स हैं जिनके आधार पर एनिमल्स को अलग अलग फाइला में क्लासिफाई किया जाता है। सच कहूं तो ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन समझना ही पूरे चैप्टर की की है। किसी भी एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए हम इन क्राइटेरिया को देखते हैं। क्या उसकी बॉडी सिर्फ सेल्स का एक ढेर है, मतलब सेल्यूलर लेवल जैसे पोरिफेरा, या उसमें टिश्यूज हैं जैसे सिनिडारिया? क्या उसे किसी भी प्लेन से 2 बराबर हिस्सों में काटा जा सकता है, रेडियल सिमेट्री, या सिर्फ एक ही प्लेन से, बाइलैटरल सिमेट्री? बॉडी कैविटी यानी कोइलोम प्रेजेंट है, एब्सेंट है या फॉल्स है? और सबसे जरूरी, क्या उसमें नोटोकॉर्ड है? इन्हीं सवालों के जवाब हमें सही फाइलम तक लेकर जाते हैं। ये टाइमलाइन हमें एनिमल एवोल्यूशन की पूरी कहानी बताती है। शुरुआत हुई सिंपल सेल्युलर लेवल पोरिफेरा से, फिर आए टिश्यू लेवल वाले सिडेरियंस। प्लैटीहेल्मिन्थ्स में पहली बार बाइलैटरल सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन आई।
एनेलिडा में हमें ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिला। आर्थ्रोपोडा अपने जॉइंटेड अपेंडेजेस की वजह से सबसे सक्सेसफुल फाइलम बना। और आखिर में आए कॉर्डेट्स, जिनमें नोटोकॉर्ड मौजूद था, जो एवोल्यूशन के शिखर पर हैं। चलिए, अब हम रिवीजन के फाइनल लैप में हैं। यहाँ हम कुछ हाई यील्ड फैक्ट्स और मेमोरी एड्स को फटाफट रिवाइज करेंगे, जो एग्जाम हॉल में डायरेक्ट मार्क्स दिलाने वाले हैं। ये इस पूरे यूनिट का समझिए एक तरह से निचोड़ है। इन मेमोनिक्स को अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकालकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर कर लीजिए। हायरार्की के लिए कीप पोडियम क्लीन। मैंगो के क्लासिफिकेशन के लिए हर टैक्सॉन का पहला लेटर लेकर बनाइए पादसामी। और सोलेनेसी फैमिली के एग्जाम्पल्स के लिए याद रखिए SPD, सोलानम, पिटूनिया, डडूरा। ये सिंपल ट्रिक्स एग्जाम में होने वाले कंफ्यूजन और नेगेटिव मार्किंग से बचाते हैं। देखिए, स्मार्ट स्टडी का मतलब ये भी जानना है कि कहाँ ज्यादा फोकस करना है। पिछले 10 सालों के पेपर्स का एनालिसिस ये बताता है कि द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से सबसे ज्यादा सवाल डिफाइनिंग वर्सेस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स से आए हैं। दूसरे नंबर पर हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स और तीसरे पर एनसीईआरटी की वो टेबल। तो अपने रिवीजन का 80% टाइम इन्हीं 3 टॉपिक्स पर लगाइए। इस बात को हमेशा याद रखिए, क्लासिफिकेशन सिर्फ रटना नहीं है, ये लाइफ की लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज करने का एक सिस्टम है। जब आप इस सिस्टम को समझ जाते हैं तो आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और उसके रिलेशनशिप्स को पढ़ सकते हैं। इट्स द लैंग्वेज ऑफ बायोलॉजी। और जाते जाते ये एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल, इसका जवाब अर्नस्ट मेयर के दिए हुए बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट में छिपा है। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि एक स्पीशी के मेंबर्स आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग यानी ऐसे बच्चे पैदा कर सकते हैं जो आगे खुद भी रिप्रोड्यूस कर सकें। लाइगर और म्यूल का बनना इसी फंडामेंटल रूल का वायलेशन है। इस पर सोचिए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। ऑल द बेस्ट।